वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनकी चुनाव में ड्यूटी है और विशेषकर वो साथी जो पीआरओ या पीओ1 के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कई बार आपने चुनाव में अगर करवाए हैं तो आपको पता होगा, और अगर पहली बार चुनाव में आप जा रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में सुना होगा। और जो लोग कभी भी चुनाव में नहीं गए या पहली बार चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, उनके दिमाग में हो सकता है कि पीठासीन डायरी कोई डायरी टाइप कोई अलग से दस्तावेज वगैरह होगा। तो ऐसा नहीं है, एक साधारण सा फॉर्म है या उसमें कम से कम 3-4 पेज है, और उस पेज का जो भी फॉर्मेट है उसी को पीठासीन अधिकारी की डायरी कहते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने नवाचार किया है कि पीठासीन डायरी अलग है और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है वो 5 भागों में अलग से होगी। तो 5 भागों में रिपोर्ट होगी, उसमें एक तरह से सर्टिफिकेट है, मॉक पोल किया कि नहीं किया, क्लोज बटन दबाया कि नहीं दबाया, या ईवीएम या जो वीवीपैट के दौरान, जो भी चुनाव के दौरान या मॉक पोल के दौरान अगर मशीन खराब हुई तो उसकी बैटरी चेंज हुई या नहीं हुई, या रिप्लेसमेंट हुआ, उसके संबंध में है। तो उसके बारे में मैंने विस्तार से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया कि कौन कौन से 5 फॉर्मेट होंगे। तो वो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट होगी। आज बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और जब भी आप चुनाव करवा के वापस जो भी सामग्री वगैरह जमा कराने जाएंगे तो उस समय सबसे पहले आपके पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो अधिकारी वहाँ मांगेंगे और उसको एक बार देखेंगे। इसलिए इसको सील भी नहीं करना, और आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से भर करके उसमें आपको जमा कराना पड़ता है। अब जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं वो पूरी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। तो पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है अनुबंध 14 है, उसमें अध्याय 33 पैरा 1 है। इसमें सबसे पहले तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम होगा बड़े अक्षरों में, लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, जो भी हो। मतदान की तिथि होगी, मतदान केंद्र की संख्या और नाम होगा, और ये पूछा जाएगा क्या सरकारी भवन में या अर्ध सरकारी भवन में, निजी भवन में या अस्थायी ढांचा, यानी जो बूथ है वो किस भवन में स्थित है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में स्थानीय रूप से भर्ती की गई मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। वैसे तो नॉर्मली राज्य सरकार या जो भी प्रशासन द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी ही भाग लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें स्थानीय रूप से कोई अगर मतदान अधिकारी को लिया गया हो तो उसका मेंशन करना है, अन्यथा ये नहीं लाता लगभग। उसके बाद में विधिवत रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो जिनकी अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का कारण। तो ये भी अगर कोई विशेष परिस्थिति है कि कोई अनुपस्थित आपके पोलिंग पार्टी में कर्मचारी है, उसकी जगह को दूसरा अधिकारी नियुक्त किया गया तो वो लिखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको एक कागज़ पर रखनी है, क्योंकि काफ़ी जो भी फॉर्मेट्स है उनमें आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन या ईवीएम मिले जिसमें सीयू, बीयू और इस बार वीवीपैट भी है, तो उनमें जो भी मशीनें वगैरह उनकी क्रम संख्या वगैरह है, और जो भी आपको स्ट्रिप सील्स वगैरह जो भी सील्स मिलती है उन सभी को आपको टैग वगैरह है उनको एक कागज़ पर नोट करने हैं, खास करके उनकी क्रम संख्या, पेपर सील वगैरह, पिंक पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील वगैरह, ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े और वो कागज़ आपके पास हमेशा रहे। और एक आंकड़ा जो है खास करके कुल मतदाता जिसमें मेल फीमेल और जो भी ट्रांसजेंडर वगैरह है वो भी आप अपने पास जरूर रखें, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब जैसे छठा जो कॉलम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बारे में होगा कि प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या। ईवीएम आपने एक प्रयोग की, 2 की, मान लो जैसे कोई मशीन खराब होगी तो आपके 2 आ सकता है, और अगर मान लो 1 है तो 1, और कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या जो भी नंबर है उसके सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ लिखने हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप एक बार कागज़ पर नोट कर लें ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद में प्रयुक्त बैलेटिंग यूनिट यानी जो बीयू है, बैलेट मशीन है, उसकी संख्या और क्रम संख्या, कितनी संख्या में उसको काम में लिया, 1 या 2, और उसकी क्रम संख्या। उसके बाद में पिंक पेपर सीलों की संख्या, जिसमें पिंक पेपर सील या ग्रीन पेपर सील है, वो स्टेप सील इस बार नहीं है, तो वो और उन सीलों की क्रम संख्या आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपूर्ति किए गए विशेष टैग है जो जैसे मशीन की सीलिंग वगैरह करेंगे उसमें काम आएंगे, तो उसकी कितने आपको मिले, उसके बाद में उसकी क्रम संख्या और विशेष टैग की जैसे इसमें अलग अलग कॉलम है कि आपूर्ति किए गए यानी कितने आपको मिले, आपूर्ति की गई कितने से कितने तक, जैसे मान लो क्रम संख्या 101 से लेकर 104 तक मिले। उसके बाद में प्रयुक्त टैगों की संख्या, कितने टैग काम में लिए यानी 2 लिए, 3 लिए। उसके बाद में जितने काम लिए उसकी संख्या, जैसे 101 वाले काम में ली, 102 वाले काम में ली। और अप्रयुक्त टैग की क्रम संख्या, जैसे 103 काम में नहीं ली और 104 नहीं ली, जैसे 4 मिली थी तो आपको उस तरीके से संख्या लिखनी। उसके बाद में स्ट्रिप सील की संख्या, तो स्ट्रिप सील्स की जगह इस बार नहीं है तो ग्रीन पेपर सील है, तो वो आप देख लें। उसके अलावा जैसे इसमें भी वही है, आपूर्ति की गई स्ट्रिप सील की संख्या, क्रम संख्या, कितनी काम में ली, कितनी काम में नहीं ली, वापस भेजी, वो
अब यहाँ 7 जो गप है फॉर्मेट, उसमें है कि केवल उन्हीं मतदान केंद्रों के लिए जहाँ वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है। तो इस बार वीवीपैट का प्रयोग सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा, तो ये भी आपके भरना पड़ेगा। प्रिंटरों की संख्या, प्रिंटर का मतलब यहाँ वीवीपैट है, वीवीपैट जो मशीन है वो अपने आप में एक प्रिंटर ही है, तो उस प्रिंटर की संख्या आपको जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, और उसकी क्रम संख्या, उसके ऊपर जो भी नंबर है, सीरियल नंबर वगैरह क्रमांक है, वो भी आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र पर अभिकर्ताओं को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यानी ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हुए और जिन्होंने अपने अभिकर्ता यानी एजेंट को नियुक्त किया मतदान केंद्र पे, तो जितने भी एजेंट आएंगे उनके हिसाब से उसकी संख्या आ जाएगी। उसके बाद में मतदान केंद्र पर के प्रारंभ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब वोटिंग प्रारंभ हो रही है उस समय मतदान केंद्र पर कितने एजेंट उपस्थित है उनकी संख्या लिखनी है। उसके बाद में देर से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, और मतदान की समाप्ति पर कितने एजेंट्स मौजूद थे वो संख्या लिखनी है। 10वां कॉलम है इसमें कि मतदान केंद्र के लिए विनिश्चित मतदाताओं की संख्या, यानी कुल कितने वोटर इसके लिए यहाँ अलाउड है, यानी वो आपके जो मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, यानी मतदाता सूची की जो मार्क कॉपी होगी जो PO1 के पास होगी, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कुल कितने मतदाता उस मतदान केंद्र पे है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो वो मैंने पहले कहा कि आपको ये सारी जानकारी उसमें रखनी है। तो यहाँ अभी फिलहाल कुल संख्या लिखनी है। उसके बाद में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार, तो वही मैंने बता दिया कि चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या, तो ये दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों में जो चिन्हित प्रति है वो और ओवरऑल जो आंकड़ा है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद मतदाताओं के रजिस्टर 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कुल कितना मतदान हुआ 17 क में, जो PO2 के पास जो रजिस्टर रहेगा उसमें कितनी क्रम संख्या, यानी कितने लोगों ने, जैसे 1000 वोटर थे उसमें से 700 पड़े, 800 पड़े, जो भी वोट उसमें कास्ट हुए उसकी संख्या यहाँ लिखनी है। उसके बाद में वोटिंग मशीन की अनुसार रिकॉर्ड की गई मतों की संख्या, तो वोटिंग मशीन में और इसमें संख्या लगभग सेम आनी चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लो जैसे कोई एक तो जैसे चैलेंज वोट हो गया या टेंडर वोट हो गया या इस तरह के टेस्ट वोट हो गया, वो विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से संख्या दोनों मिलान होनी चाहिए। और इसके बाद में मतदान रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने मतदान 17 क में तो साइन की लेकिन मतदान नहीं किया, तो उसकी संख्या है उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि 17 क में तो उसका नाम आ जाएगा लेकिन मशीन में उसका वोट नहीं पड़ेगा, तो वो संख्या उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कुल जो संख्या है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद में प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस बार या अधिकांश जो फॉर्मेट है उनमें सभी मतदान अधिकारियों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और PRO साहब जो भी है उन सभी के साइन कई फॉर्मेट्स में है। इसका मतलब है कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि PO1 या PRO साहब की जिम्मेदारी है। ये जो भी चुनाव का काम है ये टीम वर्क है और सभी की जिम्मेदारी है, और सभी की इस बार कई कॉलम पे साइन है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदाता अधिकारी का हस्ताक्षर, यानी जो 17 क का जो प्रभारी होगा, PO2 होगा, उनके साइन होंगे और PO1 के साइन होंगे। तो ये भी है कि इन दोनों की भी इसमें जिम्मेदारी है, तो वो भी जो भी ऊपर एंट्री की हुई इसको एक बार चेक करके फिर साइन करें। उसके बाद मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितने महिलाओं ने, कितना थर्ड जेंडर ने कितना किया, और कुल मतदान कितना हुआ, वो आंकड़ा आपको फाइनल लिखना है, यानी चुनाव जब समाप्त हो जाए। उसके बाद चुनौती मत, यानी कितने थे चुनौती मत, कितने अनुमत की संख्या, स्वीकृत कितनी, अस्वीकृत कितनी, यानी जो भी स्वीकृत हो उसकी धनराशि 2 रुपये के हिसाब से जमा होगी। वो चुनौती मत क्या है उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, वो मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने स्पेशल जो विशेष परिस्थितियाँ हैं मतदान के दौरान उसमें चुनौती मत के बारे में बताया हुआ है, तो वो आप जरूर देखें। अगला है कि उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मतदान किया। अब EDC का मामला वैसे विधानसभा क्षेत्र में कम ही होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं। लोकसभा चुनाव में ये मामला होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा एरिया होता है और कोई भी कर्मचारी है वो अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाता है, लेकिन वहाँ जो लोकसभा क्षेत्र है वो उनका कॉमन होता है, तो वहाँ वो अपना मतदान कर सकता है। तो उसके लिए जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है EDC जारी की जाती है, तो वो अगर है तो आपको मेंशन करना है। अब इस बार EDC की जगह PB जारी होगा, और PB का मामला अलग होगा। PB है वो आपको खुद मतदान, या तो पोलिंग पार्टी जब आप मतदान करवाने जाएंगे उस समय आपको वोट देकर जाना है या आपको डाक से भेज देना है। और जब भी आपकी जो भी वोटर लिस्ट होगी जहाँ आपका नाम है उसमें आपके नाम के आगे लाइन खींची होगी, यानी PB इशू का उसमें रिमार्क होगा, तो वो इस बार PB का मामला होगा, EDC का मामला इस बार नहीं होगा। फिर भी इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। और उन अप्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, यानी कोई बाहर के लोग हैं, अप्रवासी है, उनकी संख्या अगर कोई है तो वो। इसके अलावा उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने सहयोगी की मदद से मदद किया, यानी अंधे, विकलांग वगैरह जो भी लोग हैं जिनके लिए
एक सहयोगी का प्रावधान किया गया है। सहयोगी के लिए आपको क्या करना है, तो उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया कि उसके लिए आप जो भी सहयोगी आ रहा है उसको फॉर्म भरवाना है, और एक से अधिक व्यक्ति, एक बार व्यक्ति है वो एक से अधिक लोगों के साथ में नहीं आ सकता, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके भी स्याही वगैरह लगेगी, तो वो सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। इसके अलावा प्रॉक्सी द्वारा डाले गए मतों की संख्या। प्रॉक्सी वोटर्स क्या होते हैं, जो CSP वोटर होते हैं, क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स जो होते हैं, जो खास करके जो सेवाओं में, रक्षा सेवाओं वगैरह में होते हैं, वो अपना प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं। तो ऐसी कोई वोट है तो वो आपको पहले तो वोटर लिस्ट के साथ में उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और अगर है तो आपको इसमें मेंशन करना है कितने वोट डाले गए, कितने प्रॉक्सी ने कितने वोट डाले, वो निवेदित मतपत्र यानी टेंडर वोट की संख्या। अब टेंडर वोट की संख्या भी मैंने आपको बताया कि टेंडर वोट क्या होता है, उसके मैंने पूरा वीडियो विस्तार से बताया हुआ है कि टेंडर वोट क्या होता है। तो टेंडर वोट का मतलब हो गया कि अगर कोई मतदाता आ गया और उसके पहले ही उसका मत किसी को दूसरे व्यक्ति ने दे करके चला गया, और वो कहेगा कि मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ, उसकी पहचान अगर सुनिश्चित हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसको मत दिलाया जाता है तो फिर वो बैलेट पेपर से दिलाया जाएगा, यानी मतपत्र से दिलाया जाएगा, मशीन से नहीं दिलाया जाएगा, और वो निवेदित मतपत्र कहलाएगा। तो उसकी आपको अलग से मेंशन करना है, और लगभग 20 जो बैलेट ये निवेदित मत है वो आपको दिए जाते हैं, उनका आपको हिसाब यहाँ रखना है, उसकी संख्या वगैरह लिखनी है। उसके बाद में उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की गई, यानी जो खास करके ऐसे युवा जो भी लोग होते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, जिनकी आपको संदेह हो कि वो 18 साल से कम है, हालांकि उनका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनकी उम्र कम लगती है, तो उनसे आप घोषणा ले सकते हैं। तो वो आयु संबंधी घोषणा कितनों ने दी और कितनों ने देने से मना किया, उसके लिए भी अलग अलग जो फॉर्म है, तो वो भी आपको इसमें मेंशन करना है। उसके बाद में क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो स्थगन का कारण लिखें। ये विशेष परिस्थिति हो कि मतदान स्थगित करना पड़ा तो आपको लिखना है, अन्यथा इसको नील कर देना है, खाली छोड़ना है, या लागू नहीं है वो लिख देना है। उसके बाद में आपको प्रति 2-2 घंटे के बाद में जो भी वोट कास्ट हो उसकी संख्या आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो मैं आपको पहले शुरुआत में बता दी कि आप एक पेज रखें, उसमें आप सारे आंकड़े यहाँ लिख दें, टोटल मतदाता कितने हैं, मेल फीमेल वगैरह कितने हैं, कौन कौन से स्टेप्स या पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग वगैरह आपको मिले, वो सारी जानकारी। इसके अलावा आप समय समय पर प्रति घंटे या 2 घंटे के बाद में कितने कितने वोट पड़े वो उसका आंकड़ा एक कागज़ पर रखते रहें, ताकि आपको ये भरने में, पीओ डायरी भरने में आसानी रहे। तो जैसे इसमें प्रति 2 घंटे डाले गए मतों की संख्या, जैसे सुबह 7 से 9 बजे तक कितने वोट पड़े, 9 से 11 तक कितने पड़े, 11 से 1 तक, 1 से 3 तक, और 3 बजे से 5 बजे तक कितने मतदान हुआ वो, और मतदान प्रारंभ होने समाप्त होने के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी जैसे ये अभी 7 से लेकर 6 तक का जो टाइम है, तो यहाँ जो भी आप उसके हिसाब से आप नोट करते रहें। उसके बाद में अगला पॉइंट है, जो ये सारी डिटेल्स आपको पीओ डायरी, PRO डायरी है, पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसमें मेंशन करनी पड़ेगी कि पंक्ति में खड़े निर्वाचकों को मतदान के समापन के समय जारी की गई पर्चियों की संख्या, और ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत डालने के पश्चात वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया। तो उसमें 2 चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो पर्चियों की संख्या, पहले में तो लिखनी है कि आपने कितनी पर्चियां जारी की। जैसे मान लो चुनाव का समाप्ति का समय 5 बजे या 6 बजे है, मान लो अगर 5 बजे ही मान लो, तो 5 बजे तक आपको 5 बजे ही आपको घोषणा कर देने की चुनाव समाप्त होने से जा रहा है समय, और अगर कोई मतदाता है तो वो बूथ में आ जाए या उस एरिया में आ जाए। और उसके बाद में मान लो 5 बज गए लेकिन 10 या 20 लोग अभी भी मतदान से वंचित है, तो उनकी एक लिस्ट लाइन बनानी है, और लाइन बनाने के बाद में जो सबसे अंतिम मतदाता है उसको शुरू करते हुए 1, 2, 3, 4 से क्रम से उनको पर्ची देनी है, और जो भी सबसे नज़दीक मतदाता PO1 के पास खड़ा रहेगा उसको अंतिम यानी 20 नंबर का पर्ची देनी है, और जो सबसे लास्ट में खड़ा होगा उसको 1 नंबर की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 20 आ गया, 19 आ गया, 18 आ गया, इस तरीके से वो चलते जाएंगे, और मतदान कितनी पर्चियां जारी की उसकी संख्या लिखनी है। यानी कुल मिलाकर के आपको मतदान समाप्ति के समय ऐसे कितने वोटर थे जो वोट देना चाह रहे थे लेकिन वोट मतदान नहीं हुआ है और वो पंक्ति में खड़े हैं, उनकी संख्या। और उसके बाद में निर्वाचक अपना मत डालने के पश्चात वह समय यानी कितने बजे तक वो 20 लोग हैं वो क्लियर हुए। जैसे 5 का समय था, आधे घंटे में हुए तो 5:30 आ जाएगा, 6 का समय और 6:30 तक है तो 36 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो भी टाइम है वो आपको नोट करना है। उसका अगला है विवरण सहित निर्वाचक अपराध। ऐसा कोई मामला है, कोई विशेष परिस्थिति है तो जैसे उसमें मामलों की संख्या कितनी हुई, जैसे एक तो मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर अगर कोई प्रचारकर्ता पाया जाता है तो वो लिखना है। मतदाताओं का छद्म प्रूफण यानी कोई मतदाता फर्जी वोटर आया तो उसकी है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों को छलपूर्वक विकृत करना, नष्ट करना, हटाना, ये मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं या अन्य को डराना, बूथ पर कब्जा करना, ऐसी कोई विशेष घटना है तो उसको आपको मेंशन करना है। इसके अलावा क्या इनके द्वारा मतदान बाधित या अवरुद्ध किया गया, उपद्रव हुआ, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पे कब्जा, वोटिंग मशीन खराब होना, यानी कोई कारण, जो भी उपयुक्त कारण है उसका आपको यहाँ मेंशन करके विवरण देना है। अगला पॉइंट है कि क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी
यानी अगर कोई मशीन में कोई गड़बड़ी हुई तो वो आपको लिखना है, और उसमें पीठासीन अधिकारी का भी हिसाब से अवैध रूप से अगर कोई मशीन पे कब्जा या कुछ हुआ तो वो घटना लिखनी है। बाहर से ले जाना, अगर मशीन को कोई दुर्घटनावश या जानबूझकर खो गई या नष्ट हो गई तो वो, या छेड़छाड़ की गई, ऐसी कोई विवरण है तो आपको लिखना है। तो ये सारे कॉलम आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। और अभ्यर्थी अभिकर्ता द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो तो, अगर कोई एजेंट या कैंडिडेट अगर कोई शिकायत करता है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी है। कानूनी व्यवस्था भंग के मामले अगर कोई है तो आपको संख्या लिखनी है। उसके बाद में मतदान केंद्र पर कोई गलती है या अनियमितता है तो उसकी रिपोर्ट यानी यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद में क्या मतदान प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मतदाता मशीन प्रयुक्त की जाती है और यथासंभव मतदान की समाप्ति पर घोषणा की गई है, यानी जो भी मशीन की घोषणा होती है, जैसे मतदान शुरुआत की घोषणा है, इसके अलावा अगर कोई मशीन चेंज होती है तो उस समय की घोषणा है, या जैसे मान लो मॉक पोल की बात है तो जैसे शुरू में मॉक पोल करना पड़ेगा 50 न्यूनतम वोट। उसके बाद में अगर कोई बीच में चुनाव के दौरान अगर चेंज हो जाती है CU या BU, तब भी आपको मॉक पोल एक एक वोट दे करके करना पड़ेगा। तो उस समय जो भी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं की गई है तो आपको हाँ में लिखना है। उसके बाद में यहाँ स्थान दिनांक लिखनी है और यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। उसके बाद में ये विजिट, ये डायरी है जो वोटिंग मशीन है यानी EVM और CU दोनों, विजिट शीट और 14 बिंदुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद दस्तावेजों के साथ डायरी रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। यानी जो आप जब भी ये जमा कराएंगे फॉर्म सारे जो भी मशीनें वगैरह EVM वगैरह, तो EVM का जो भी काउंटर होगा उस पर आपको ये डायरी है वो पीठासीन अधिकारी की डायरी जमा करानी पड़ेगी। और वो डायरी खोल करके इसमें देखते भी हैं। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कई बार अभी तो नहीं है लेकिन घोषणा भी करवाते हैं कि मतदान शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। इस तरह की घोषणा भी यहाँ एक लाइन लिखवाते हैं। तो अगर आवश्यक हो तो वो भी आप लिख दें, और जैसा भी निर्देश होगा आपको या तो सेक्टर ऑफिसर या उस समय कोई भी बता देंगे। बाकी जो भी कॉलम इसमें दिए हुए हैं वो कॉलम तो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। अगर लागू नहीं होता तो उसको लागू नहीं लिख दें या नॉट एप्लीकेबल लिख दें, और जहाँ कोई लागू हो रहा है तो उसको आपको जहाँ आंकड़े वगैरह संख्या मांगी है वहाँ आपको अनिवार्य रूप से सारी संख्या पढ़नी है। और ये सारी वास्तविक रिपोर्ट आप पढ़ें और रिकॉर्ड्स को देख करके पढ़ें, जैसे EVM में कितने वोट पड़े, 17 में कितने पड़े, ये सारी डिटेल्स आप भर करके। तो ये पूरी डिटेल थी, मैंने आपको बता दिया कि पीठासीन अधिकारी की डायरी क्या होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और एक तरह से पूरे चुनाव जो घटनाक्रम उसका एक सारांश है कि चुनाव किस तरीके से हुआ, क्या कोई गड़बड़ी हुई, कितने वोट पड़े, कौन कौन सी मशीन काम में लेगी, सारी डिटेल्स इस पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में डायरी में आ जाती है। तो ये डायरी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से भरें, काट छाट नहीं करें। और जो भी मतदान अधिकारी इसमें प्रथम और द्वितीय के साइन जहाँ है वहाँ साइन करवाने हैं। इसके अलावा जो भी PRO है उनके साइन होंगे। और लगभग सभी जहाँ तक मुझे अनुभव है कि यहाँ एक लाइन भी लिखाई जाती है कि चुनाव आयोग की निर्देशानुसार मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, और ये घोषणा भी आपको लास्ट में इसमें साइन करवाए जाएंगे। तो वो आप देख लें, अगर जैसी भी परिस्थिति होगी वो आपको बता देंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।